अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द इवेपोरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में लॉन्ग भी आता है, यहाँ से कई ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर ही कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। और साथ ही साथ के फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के इवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं, ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो की समझ आती है, आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट में मुझे बताना भी और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है इसको समझते हैं। इससे पहले हमने जो पीछे वाला हमारा वीडियो लेक्चर गुजरा उसमें के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, उसका नाम था वेपोराइजेशन। वो थी वेपोराइजेशन। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए वेपोराइजेशन का, फिर हम इवेपोरेशन पे भी आते हैं। तो वेपोराइजेशन में क्या हो रहा था कि हमारे पास जो पानी मौजूद था, हम इसको करते थे गर्म, इतना गर्म करते थे कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता था। तो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होता था, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, पानी अपने छोटे छोटे बुखारात में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, जिसे हम वेपर्स कहते हैं। तो लेकिन हम पानी को गर्म करते थे, पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता था, तो उसके बाद फिर ये वेपर्स बनना स्टार्ट करते थे। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन इवेपोरेशन में ये काम नहीं होता। इवेपोरेशन में क्या होता है कि आप पानी को गर्म नहीं करते, बल्कि पानी सिंपल पड़ा हुआ है, किसी भी टेम्परेचर पे पड़ा होता क्या है कि इस पानी की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, ये खुद ब खुद ही इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पानी की सरफेस पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये खुद ब खुद ही हवा में क्या शुरू कर देते हैं, इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले सरफेस वाले इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। और ये इवेपोरेशन हर टाइम और हर टेम्परेचर पर होती रहती है, चाहे पानी गर्म हो, ठंडा हो, किसी भी टेम्परेचर पर पानी बढ़ा हो। ये जो प्रोसेस है आपका इवेपोरेशन वाला, ये होता रहता है, ये नहीं रुकता। पानी के सरफेस में से वेपर्स खुद ब खुद ही निकलते हैं बाहर और निकलते रहते हैं। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हम इवेपोरेशन। और इसमें हम पानी को गर्म नहीं करते, किसी किस्म की हम हीट प्रोवाइड नहीं करते, ये खुद ब खुद ही वेपर निकलते हैं। ओके, तो ये फर्क था वेपोराइजेशन में और इवेपोरेशन में। क्लियर? इसकी डेफिनेशन में भी यही बात लिखी हुई है इवेपोरेशन की, कि इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स। कि इवेपोरेशन क्या है कि किसी लिक्विड को वेपर्स में चेंज करना है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसकी सरफेस में से, विदाउट हीटिंग इट, उसे गर्म किए बगैर। कि किसी भी लिक्विड को गर्म किए बगैर उसकी सरफेस में से उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ओके, अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर पानी बताया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पानी हो। पानी की जगह कोई भी लिक्विड हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई लिक्विड होता है। कोई भी लिक्विड आप ले ले, उसकी सरफेस में से जो छोटे छोटे वेपर्स हैं ना उसके, वो खुद ब खुद ही निकलते रहते हैं और ये वेपर्स हवा में खुद ब खुद ही इवेपोरेट होते रहते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। फिर से इसकी डेफिनेशन को देखें। इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स। कि लिक्विड्स का वेपर्स में चेंज होने को इवेपोरेशन कहते हैं। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस में से चेंज होना, विदाउट हीटिंग इट। और हम उस लिक्विड को क्या करते हैं, गर्म भी नहीं करते। तो किसी लिक्विड को गर्म किए बगैर उसकी सरफेस में से उसके मॉलिक्यूल्स का निकलना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। लीजिए, ये थी आपकी इवेपोरेशन। अब पेपर में ये बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, पेपर में ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग भी लिख देते हैं और बॉइलिंग की जगह वेपोराइजेशन भी आ सकता है। ठीक है, ओके, तो डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ऐसे भी क्वेश्चन आता है पेपर में। और ऐसे भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। मोस्टली इसी तरीके से पूछा जाता है कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये पेपर में अक्सर शॉर्ट आता रहता है। तो इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। पहले आपको बता दिया मैंने क्या डिफरेंस है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अब बारी है इनके डिफरेंस की। तो डिफरेंस पे आते हैं बारी बारी। सबसे पहले हमारे पास
हमारा इवेपोरेशन है और यहाँ पे मैंने लिख लिया वेपोराइजेशन। इन दोनों में जो जो भी डिफरेंस होगा वो लिख देंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन थी, हम लिखते हैं। वेपोराइजेशन की क्या डेफिनेशन थी, ये ऊपर हमने लिखी हुई है। वेपोराइजेशन की, इवेपोरेशन की, कि इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, कि किसी भी लिक्विड को उसकी सरफेस में से वेपर्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। और इस सारे प्रोसेस में हम हीट प्रोवाइड नहीं करते। अब बात कर लेते हैं वेपोराइजेशन की, कि वेपोराइजेशन क्या चीज़ है या फिर बॉइलिंग क्या चीज़ है। बॉइलिंग का वर्ड कम ही यूज़ होगा, मोस्टली वेपोराइजेशन का ही पेपर में पूछा जाता है कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क है। तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन भी हमें पता है क्या है, वो लिख लेते हैं। ये हमने पीछे वाले टॉपिक में भी पढ़ा, वैसे आपकी बुक में अलग से डेफिनेशन नहीं लिखी हुई वेपोराइजेशन की, आप यहीं से देख के लिख लें। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं मैं इसकी उर्दू कर दूंगा तो वो उर्दू सुन के लिख लें। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास वेपोराइजेशन की, कि वेपोराइजेशन इज द चेंजिंग यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस, लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, कि किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जब हम चेंज करते हैं ना गैसीज हालत में, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। इसमें क्या था, हम उसको गर्म ही नहीं करते, खाली लिक्विड पड़ा हुआ खुद ही उसमें से वेपर्स निकल कर हवा में जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम उसको गर्म करते हैं, और कितना गर्म करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसे गर्म करते रहते हैं। और फिर जब वो उबलना शुरू कर देता है उसके बाद फिर वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन, जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं। और जिसमें हम हीट प्रोवाइड नहीं करते उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो वेपोराइजेशन की डेफिनेशन दोबारा देखते हैं हम। वेपोराइजेशन इज द चेंजिंग यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड के यूनिट मास को हम चेंज करते हैं कंप्लीटली इनटू गैस, किसमें चेंज करते हैं, गैस में करते हैं। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसको चेंज करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बॉइलिंग पॉइंट वाला ये लाजमी लिखना आपने, कि किसी भी माया को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर माया से गैस हालत में बदलने के प्रोसेस को, बदलने के अमल को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी उर्दू होगी और इंग्लिश आपके सामने लिखी है। तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन में हमने बता दिया कि क्या डिफरेंस है वेपोराइजेशन में और बॉइलिंग में या फिर वेपोराइजेशन में। सेकंड डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सेकंड डिफरेंस इसका हमारे पास ये है कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती रहती है, चाहे आपकी बॉडी ठंडी या गर्म है, जिस जगह पे भी पड़ी है, बहुत ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, जहाँ पर भी पड़ी है, हर वक्त उसके अंदर से इवेपोरेशन होती ही रहती है, उसकी सरफेस में से मॉलिक्यूल निकलते ही रहते हैं हर वक्त। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है आपकी वो हर टाइम, हर प्रोसेस में, हर टेम्परेचर में होती ही रहती है। यही बात अब कर लेते हैं वेपोराइजेशन की। तो वेपोराइजेशन में ऐसा नहीं होता, वेपोराइजेशन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही होती है, यही मैंने लिख दिया। द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस एट अ सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, कि वेपोराइजेशन एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वेपोराइजेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे होती है और इवेपोरेशन हर वक्त हर टेम्परेचर पे होती रहती है। ये इनका सेकंड डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस कर लेते हैं इन दोनों के बीच में, कि इट टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, कि ये जो इवेपोरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होती है, सरफेस में से होती है। ये देख सकते हैं इवेपोरेशन हमेशा सरफेस में से होती है, जबकि वेपोराइजेशन की बात करें, वेपोराइजेशन आपको पता है जब बॉडी को गर्म करते हैं तो फिर होती है। तो जब गर्म करते हैं तो इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल्स भी तो गर्म हो जाते हैं ना, तो वो भी फिर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, वो भी बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन में, तो वेपोराइजेशन में क्या होता है कि पानी के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है ना वो भी वेपोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही बात मैंने लिख दी कि इन दिस प्रोसेस आ लिक्विड इज चेंजिंग into vapors not only from the surface but also within the liquid, कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड के अंदर मौजूद है वो भी वेपोरेट कर रहे होते हैं और जो सरफेस में मौजूद है वो भी वेपोरेट कर रहे होते हैं। तो दोनों ही मॉलिक्यूल वेपोरेट कर रहे होते हैं।
जबकि इवेपोरेशन में सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं। ले जी, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। अगर पेपर में आता है कि इनमें क्या डिफरेंस है तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंस लिख देना जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पहले दोनों की डेफिनेशंस और बाद में नीचे वाले दोनों डिफरेंसेस। अब ये जो डेफिनेशन है आपकी वेपोराइजेशन वाली, ये बुक में लिखी नहीं हुई, आप चाहे यहीं से देख के लिख लो, मैंने इसकी उर्दू भी कर दी थी पहले, और बाकी पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं वेपोरेशन वाले टॉपिक में ही लिखे हुए हैं, इसकी डेफिनेशन से बिल्कुल नीचे ये बाकी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप वहाँ से पिक कर सकते हो ये पॉइंट्स। ले जी, यहाँ तक हमारा इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया कि डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, ये तो हो गया। अगर बॉइलिंग का आता है पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, तब भी आपको ऐसे ही सारा कुछ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वाई इवेपोरेशन काजेज कूलिंग, के इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है। तो ये बात अपने माइंड में रख ले कि जो इवेपोरेशन है, जब भी इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग होती है हमारे माहौल में। अब होती क्यों है ये ज़रा गौर से समझें। ये मेरे पास लिक्विड मौजूद है कोई, अब लिक्विड की सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएंगे। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से इवेपोरेट होकर बाहर निकल गए। ये बाहर क्यों निकलते हैं, पहली बात ये है कि ये बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये बाहर इसलिए निकलता है क्योंकि इनकी क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस पे आता है, सरफेस पे आने के बाद में वो हवा में चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब होगा क्या कि जब ये वाला मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, ये इवेपोरेट हो गया, तो इन सब के इवेपोरेट होने के बाद जो बाकी मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बाकी सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी। अब एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि वो ठंडे हो जाएंगे। तो बाकी मॉलिक्यूल जब वो ठंडे हो जाएंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, अपने इर्द गिर्द के माहौल से एनर्जी को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे। तो इर्द गिर्द से एनर्जी ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी इसकी तरफ, तो बाहर से एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी इन मॉलिक्यूल्स के पास। तो जब बाहर वाले माहौल की एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे, तो बाहर जो जहाँ से हीट आई है वो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो बाहर वाले माहौल से हीट इन वेपर्स के पास चले गई, जिसकी वजह से बाहर जो माहौल था उनकी अपनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिस वजह से हमें क्या फील होती है, ठंडक फील होती है। क्योंकि हमारी जो हीट थी वो तो मॉलिक्यूल्स ने खुद एब्जॉर्ब कर ली और एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो गए, तो इसलिए हमें क्या फील होती है, ठंडक फील होती है। क्योंकि हमारी एनर्जी किनके पास चले गया, वेपर्स के पास चले गया, और हमारी एनर्जी कम हो गया, जिसकी वजह से हमें ठंडक फील होती है। यही वजह है कि इवेपोरेशन से क्या होती है, हमें कूलिंग फील होती है, ठंडा ठंडा फील होता है जहाँ पर भी इवेपोरेशन होती है। यही सारी बात आपकी बुक में उसने लिखी हुई है, तो मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है कि जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो सरफेस से क्या करते हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स डैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जीज आर लेफ्ट बिहाइंड, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पीछे बच जाते हैं। और जिनकी ज़्यादा होती है वो तो निकल गए ना, बाकी क्या बच गए, जिनकी एनर्जी कम है वो पीछे रह गए। अब आगे, दिस लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कि जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। ज़ाहिर है जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी वो तो निकल गए ना, तो बाकी जो बच गई उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, जिसकी वजह से उन टेम्परेचर का जो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, कि किसी भी टेम्परेचर का, किसी भी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो उनके काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब पीछे जो एटम्स बच गए थे, पीछे जो मॉलिक्यूल्स बच गए थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी। अब काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से उनका टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी ही कम हो गई है तो टेम्परेचर भी कम हो गया। टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि वो क्या हो गया, ठंडे हो गया। इवेपोरेशन ऑफ परस्पायरेशन हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी, के हमारे पसीने की जो इवेपोरेशन है, जब हमारी बॉडी में पसीना आता है, वो पसीना जब इवेपोरेट होता है उस वजह से क्या होती है, फिर हमारे जिस्म भी ठंडा ठंडा फील होता है। तो उसकी भी रीज़न क्या है, वही जो उसने पहले बता दी हुई है कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा वो तो इवेपोरेट कर गए,
बाकी क्या होते हैं, बाकी जो रह जाते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी कम होने की वजह से इर्द गिर्द के माहौल से फिर एनर्जी उनके पास आ जाती है, और फिर बाकी वाला जो माहौल होता है उनकी एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है माहौल सारा। और हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है, हमारी बॉडी पे जो पसीना आता है वो सारा पसीना क्या कर देता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो वो इवेपोरेट कब होगा, जब हमारे जिस्म की जो एनर्जी है वो मालिक्यूल्स खुद एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमारे जिस्म की एनर्जी है मालिक्यूल्स खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हमारी एनर्जी तो मालिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो हमारे जिस्म की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम होने से हमारी स्किन क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, हमें ठंडा ठंडा फील होता है। यही बात है कि जब भी पसीने में इवेपोरेशन होती है तो हमें कूलिंग फील होती है। अब पेपर में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि पसीना आने से हमें ठंडक क्यों फील होती है, या फिर इस तरीके से भी शॉर्ट आ जाता है कि वाई, ये जो आपके सामने लिखा है कि वाई इवेपोरेशन काज कूलिंग। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, ये आखिरी लाइन थी ना, ये भी क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है कि इवेपोरेशन ऑफ प्रेस्पिरेशन हेल्प टू कूल आवर बॉडी, वाई, क्यों। एंड पे उसने वाई लिख देना और वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस सब इन दोनों क्वेश्चंस का सेम ही आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो आपने ये सारा लिख देना, तो इनका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन वाला पार्ट था ये भी हमारा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास कि जो इवेपोरेशन है वो डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करती है। पढ़ते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। अब कैसे करता है देखें ज़रा, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे कपड़े गीले होते हैं, हम उन कपड़ों को धूप में रख देते हैं। धूप में रखने की वजह से क्या होता है, धूप इनके ऊपर पड़ती है तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इनके मालिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। पानी के मालिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जो मालिक्यूल्स है वो जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। सारे मालिक्यूल्स आपके कपड़ों में से इवेपोरेट करते रहेंगे और फाइनली सारा पानी क्या हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, सारा पानी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो इवेपोरेट कर चुके हैं हवा में। तो वही बात कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगी, मेरी इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगी। ओके, तो ये बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इवेपोरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यही बात हमने लिख दी। एट हाई टेम्परेचर मोर मालिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटी, कि ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा मालिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करेंगे। 10 मोर मालिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस में से निकलेंगे। ज़ाहिर है जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो छोड़ के चले जाते हैं ना। जब इन कपड़ों के ऊपर धूप पड़ती है तो सारे मालिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल छोड़ के जाते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। अच्छा, वही बात उसने आगे लिख दी है, 10 इवेपोरेशन इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर। इसलिए जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा होती है और कम टेम्परेचर पर कम होती है। सिंपल सी बात है कि अगर धूप ज़्यादा निकली होगी तो जल्दी सूख जाएंगे कपड़े क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। लें जी, हमने एक चीज़ पढ़ ली कि जो हमारी इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर पे इफेक्ट करती है और कैसे करती है उसको हमने एक एग्जांपल से भी समझ लिया। देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हमारा सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करती है। अब कैसे करती है इसको पहले एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फर्ज करें जी मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास के अंदर पानी है, तो पानी में से इवेपोरेशन तो हो रही होगी ना, पानी के मालिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट करके बाहर आ रहे हैं, हवा में जा रहे हैं। इसी पानी को अगर मैं बड़े बर्तन के अंदर डाल देता हूँ, सेम वही पानी अब मैं इसको बड़े बर्तन के अंदर डाल देता हूँ, तो ये पानी फैल गया। अब जब पानी फैल गया तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल गया ना पानी को इवेपोरेट होने के लिए। पहले तो सिर्फ उनके पास इतना सा हिस्सा था, इतना सा, इतने में से जितने जितने मालिक्यूल्स इवेपोरेट हो सकते थे वो निकल गए। लेकिन अब एरिया ज़्यादा हो गया, तो एरिया ज़्यादा होने से इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा मालिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो जल्दी खुश्क हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब कहीं पे पानी इकट्ठा हो हम उस पानी को ना फैला देते हैं। फैला देने से एरिया ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और एट दी एंड क्या होगा, आपका पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो वही बात कि इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। यही बात आपकी बुक में लिखी है। लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ टू चांस टू एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, कि जितना ज़्यादा हम सरफेस एरिया करते हैं
आपके मालिक्यूल्स को उतना ही ज़्यादा चांस मिलता है एस्केप करने का, उस सरफेस छोड़ के बाहर जाने का। हैंस इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन एरिया, कि अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। नहीं जी, सरफेस एरिया पे भी कैसे डिपेंड करते हैं इसको हमने समझ लिया। एक और फैक्टर है जिससे हम कहते हैं विंड, कि विंड के ऊपर भी आपकी इवेपोरेशन डिपेंड करती है। वो कैसे, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास ये बर्तन मौजूद है, इसके अंदर जो पानी है, पानी क्या बन जाएगा, इवेपोरेट तो होगा, ये पानी के वेपर्स हैं इसके ऊपर। अब जब तक ये वेपर्स इसके ऊपर ही रहेंगे, पानी में से और वेपर्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है, हवा जब चलेगी तो इन वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी और बाकी मालिक्यूल्स को निकलने की जगह मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो हवा होती है वो भी इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है। आपने देखा होगा कि आपके कपड़े जो गीले हैं, अगर वो हवा के नीचे हम रख दें, पंखे के नीचे रख दें या कहीं पे भी जहाँ हवा चल रही हो वहाँ रख दें, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब उस सूखने की वजह भी सेम है कि इन कपड़ों में से पानी इवेपोरेट तो हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी इन कपड़ों को हवा के नीचे रखते हैं तो हवा चलना स्टार्ट करती है। हवा क्या करती है, जो मालिक्यूल्स इवेपोरेट हो चुके हैं उनको अपने साथ ले जाती है, और जो बाकी मालिक्यूल्स होते हैं उनको जगह मिल जाती है इवेपोरेट होने के लिए, तो वो जल्दी से इवेपोरेट होकर बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से जो भी मालिक्यूल बाहर इवेपोरेट हो आता है वो हवा के साथ चला जाता है, और एट दी एंड आपके सारे मालिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं और आपके कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इस तरीके से जो हवा है वो भी इवेपोरेशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इस तरीके से जो इवेपोरेशन है वो हवा के ऊपर यानी कि विंड के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। यही बात उसने बुक में कुछ यूं लिखी है, विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड स्वीप्स अवे द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव जस्ट एस्केप्ड आउट, कि जब हवा चलती है तो वो पानी के सरफेस के ऊपर जो मालिक्यूल्स होती हैं उनको अपने साथ स्वीप अवे कर लेती है, मतलब बहा के ले जाती है। दिस इंक्रीज द चांस फॉर मोर लिक्विड मालिक्यूल्स टू एस्केप, इस वजह से पानी के बाकी मालिक्यूल्स को चांस मिल जाता है कि वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकल सके। लेकिन विंड वाला भी पॉइंट हमारा कवर हो गया। लास्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन। इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल आपको देते हैं कि अगर आपके हाथ में पेट्रोल हो, पेट्रोल का कोई ड्रॉप गिर जाए तो वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। उसकी बनस्बत अगर आपके हाथ में पानी का कोई ड्रॉप हो, पानी का ड्रॉप हो तो वो तो इवेपोरेट ही नहीं करता जल्दी, वो काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, और पेट्रोल का ड्रॉप तो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाता है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोल के जो मालिक्यूल्स है ना, पेट्रोल के जो मालिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है जिसे हम कहते हैं ट्रैक्शन की फोर्स या फिर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, इनके अंदर इनके मालिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है ना वो बहुत कमज़ोर है, और पानी के जो मालिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ताकतवर है। तो वो फोर्स ताकतवर होने की वजह से जल्दी मालिक्यूल्स पानी की सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा पाते। इनके अंदर ताकत ही नहीं है इतनी, तो मालिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को छोड़ के जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए जो वेपोरेशन है, इवेपोरेशन, वो उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है लिक्विड की। यही बात उसने लिखी हुई है कि स्पिरिट एंड वाटर इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट, कि स्पिरिट और वाटर दोनों क्या करते हैं, एक डिफरेंट रेट पे इवेपोरेट करते हैं। स्पिरिट आपको पता है जल्दी कर जाता है और पानी को टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यह क्यों होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होती हैं उनको टाइम लगता है इवेपोरेट होने में। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ईथर और स्पिरिट ऑन योर पाम, अगर आप अपने हाथ पे ईथर या पेट्रोल का कोई ड्रॉप गिराते हैं, यू फील कूल, आपको ठंडा ठंडा फील होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से। वो सारे का सारा क्या करता है, आपका ड्रॉप इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन आपको पता है उसकी वजह से ठंडक होती है, तो जब भी पेट्रोल हाथ में गिरता है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, जिस वजह से आपको क्या फील होती है, कूलिंग फील होती है। तो यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले इवेपोरेशन, फिर वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में जो डिफरेंस था वो हमने किया। बाद में इसके हमने फैक्टर्स को स्टडी किया अच्छे से कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, और वो भी सारे हमने पढ़ लिए।
टेम्परेचर है, विंड है, सरफेस एरिया और नेचर ऑफ द लिक्विड है। और एक और क्वेश्चन किया था हमने कि वाई एवेपोरेशन काज कूलिंग, के एवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, इसको भी हमने अच्छे से देख लिया था। तो एक एक चीज़ में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। एमसीक्यूज़ इसमें ये बनता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एवेपोरेशन इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। इवेपोरेशन भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। इसी तरह आगे वाले भी जो इसके फैक्टर्स हैं उनके भी एमसीक्यूज़ ऐसे ही बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।